तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कर रखा है। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। टॉपिक को मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से रिवाइज करें। मैं हर अगले टॉपिक को कराने से पहले उस चैप्टर की पुरानी बातें रिवाइज करूंगा। मेरी बातें ध्यान से सुने, मन में रिवाइज करें और क्लास के बाद नोट्स बनाएं। वैश्विक महामारी पूरे देश में चल रही है। हम तीसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट दिल्ली सरकार द्वारा स्टेशनरी की दुकानों को खोले जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो आप अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, रजिस्टर लाएं, बढ़िया से नोट्स बनाएं और बार बार उसे रिवाइज करें, लिख कर देखें, प्रेजेंटेशन तैयार करें ताकि बोर्ड में बढ़िया नंबर ला सकें। कुछ बच्चे हमारे पास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है। इसके लिए वो YouTube के ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने एपिसोड देखें, नोट्स बनाएं। कोई भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजें। अभी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने यहाँ बात करी थी कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था। प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एक नंबर के लिए हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये सब डिटेल में डिस्कशन पुरानी क्लासेस में हो चुका है। तो हमारे देश में अंग्रेज कब से आए, मैंने इसकी डिटेल बताई। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, दोबारा उसी को गद्दी पर बिठा दिया। 1764 बैटल ऑफ, मेरे साथ साथ रिवाइज करें मन में, कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ बक्सर। फिर दोबारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और उसे पुनः गद्दी पर बिठा दिया। फाइनली 1772 ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और 1772 से 1947 तक ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रही, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमारा एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज Indian economy as a feeder economy for the development of British rule. Indian economy as a feeder economy for the development of British rule. ये सब रिवीजन चल रही है, हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं, साथ साथ रिवाइज करें। और जिसकी बहुत अच्छी रिवीजन है वो सुनने का काम करें और हाथ की हाथ उसे रजिस्टर्स में लिखें विद प्रेजेंटेशंस। ये ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सिनेरियो है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा। हमारा 3 से 4 नंबर का इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करा, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 से 4 नंबर के लिए कोई 3 से 4 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है, बट ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं क्योंकि एमसीक्यू में कैरी कर सकता है। और आपको मालूम है एक बुक से 10 एमसीक्यू आएंगे। तो हमने फीचर्स याद करे थे, मेरे साथ साथ रिवाइज करें, बिना देखे सेम ऑर्डर में बोल पाए तो बहुत बढ़िया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर,
heavy dependence on import, limited urbanization, semi-feudal economy, colonial economy. और हमने इसकी डिटेल में चर्चा करी थी, मन में रिवाइज करें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया स्टेगनेंट इकोनॉमी क्यों थी, उसका कारण मैंने लिखवाया था। द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज अप्रोक्सीमेट 2% पर एनम। बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता था, मैंने बताया था ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज अप्रोक्सीमेट 0.5%। यहाँ हमने अलग से क्वेश्चन तैयार करा, ये नेशनल इनकम और जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम दोनों का एस्टिमेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जिन इकोनॉमिस्टों ने करा उनके नाम याद कर दिए हैं। कौन कौन से नाम थे, मन में दोहराएं। दादा भाई नेरोजी, वी आर वी राव, विलियम डिग्बी, आर देसाई। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डाटा किस व्यक्ति ने कंसीडर करा था, आर वी राव। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इसमें हमने पढ़ा था 72% पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल indulge in agricultural activities but generated less than 50% of GDP. Agricultural backwardness, industrial backwardness. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी and British rulers did not pay any attention for the promotion of capital goods industry. Rampant poverty, तो दो वक्त का भी खाना हमारे पास नहीं था और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरिया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रेलवे उतना ही डेवलप करा जिससे ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ज्यादा से ज्यादा हो सके। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, तो हिंदुस्तान क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल to Britishers at cheap rate and bound to purchase finished goods from the British industries at higher rate. So heavy dependence on import. Limited urbanization. According to book, हमने याद करा कितने परसेंट लोग शहरों में रहते थे, approximate 14% people out of total population belongs to urban area, which was very limited. Semi feudal economy में हमने पढ़ा था mixture of capitalism and feudalism. feudalism बोले तो सामंतवाद। तो 647 रियासतें थी, सामंत थे, और यहाँ अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस करा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, ताकि रूरल एरिया में एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाया जा सके। कलोनियल इकोनॉमी में हमने पढ़ा हमारी बनाई हुई चीजों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए और अपनी बनाई हुई चीजों को ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो सके। कलोनियल इकोनॉमी, तो इनका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में। ज्यादा डिटेल में सीखना है पुराने एपिसोड को सुने जो नए बच्चे हैं। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन करा था इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हमने करा था इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आज हम इसके आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल in foreign trade policy। और फिर चैप्टर में कौन से टॉपिक बचेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन अबाउट द पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आगे चलाते हैं। तो जो करा है उसी की रिवीजन चल रही है। तो हमने याद करा हमारा 3 से 4 नंबर का अगला क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 3 से 4 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है। हमने हेडिंग्स याद करी थी। सबसे पहला जमींदारी सिस्टम या
लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा हमने याद करा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फोर्थ हमने याद करा था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें हेडिंग की सीक्वेंस ना बदले, बहुत अच्छे से रिवाइज करें। तो इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पहली हेडिंग लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। इसमें हमने क्या याद करा था? तो जमींदार गांव की सारी जमीन का मालिक, अदर्स आर द लैंडलेस लेबरर्स। और यहाँ ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार। जो याद कर रहा था उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान, बट दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल कंडीशन। दूसरी हेडिंग हमने याद करी थी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्रॉप्स वर प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट। Crops were produced for sale in the market rather than for self-consumption. Farmers were induced by higher prices for producing cash crop rather than food crop, so that it could be used as raw material for the British industries. मैंने बताया था कैश क्रॉप के एग्जाम्पल शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और फूड क्रॉप के लिए मैंने टर्म यूज करी थी सबसिस्टेंस इकोनॉमी, मींस गुड प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। हमने अगली हेडिंग याद करी थी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मींस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. यहाँ हम टेक्नोलॉजी को लेकर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जो आने वाले चैप्टर में आएगा। ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ मिड 60s में आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसका हमने नाम क्या बताया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमने दो बातें डिस्कस करी। एक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मेरे साथ साथ रिवाइज करें, कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। दूसरी बात हमने क्या याद करी थी? मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मींस increase the production of food crops like wheat, rice, etc. with the use of high yielding variety of seeds. तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कब आ रहा है? मिड 60s में। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers resulted low level of productivity. हमारी अगली हेडिंग में हमने याद करा था लोग गरीब थे, पैसा नहीं था, तो एग्रीकल्चरल प्रमोशन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, यानी स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। India's agriculture was facing scarcity of investment like terrace farming, flood control, drainage, etc. तो ये हमने रिवाइज करा था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन में, वो भी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 to 4 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें हमने 5 हेडिंग्स याद करी थी, तो मेरे साथ साथ रिवाइज करें, सीक्वेंस ना बदले। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और नेशनल इनकम, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
मन में हेडिंग्स को दोबारा रिपीट करें और फिर इनका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। तो हमने याद करा था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू सेटिस्फाई टू मोटिव। दोबारा बोल रहा हूं, British government systematically destroyed Indian handicraft industry to satisfy 2 motives. Number 1, to get raw material from India at cheap rates. Number 2, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. Number 1 क्या था? To get raw material from India at cheap rate. Number 2, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. दूसरी हेडिंग हमने एक्सप्लेन करी थी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो यहां हमने याद करा द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री adversely affected the Indian economy as number 1, heavy unemployment. Number 2, increase in import of finished goods from Britain. अगली हेडिंग हमारी थी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। यहां हमने याद करा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली any capital goods industry and British ruler did not pay any attention for their promotion. यहाँ मैंने आपको अलग से बताया इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने आजादी के बाद 1956 में एक पॉलिसी बनाई जिसे कहा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 4 स्टील के प्लांट लगाए, राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो। ये 4 जगह के नाम है जहां भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीज से जॉइंट वेंचर कर स्टील प्लांट्स लगाए, बोकारो, भिलाई, दुर्गपुर एक्सेट्रा, ताकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो सके। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सो अगला हमने याद करा था लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, the growth rate of new industrial sector and its contribution to GDP remains very small. और लास्ट में हमने तैयार करा था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर रिमेन्स लिमिटेड ओनली टू रेलवे, कम्युनिकेशन, पोर्ट, रोड्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बच्चों यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में करा था। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग से भी आते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो ब्रिटिश रूल के दौरान हिंदुस्तान की ट्रेड पॉलिसी कैसी थी, इसके लिए हमें 3 हेडिंग्स एक्सप्लेन करनी है। तीनों सीक्वेंस वाइज याद करते हैं। मैंने पहले से भी इसका ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये तीनों हेडिंग्स सेपरेटली क्वेश्चन में डिजायरेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है, मैंने बताया था। हम जिन वस्तुओं को विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं का डिक्लेरेशन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। दूसरी हेडिंग
डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हम किन कंट्रियों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनकी डिक्लेरेशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। और हिंदुस्तान के वेल्थ को कैसे अंग्रेजों ने अपनी कंट्री के फेवर में यूज करा, इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो हिंदुस्तान की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्लासिफाइड इन 3 मेजर पार्ट्स, तीनों याद करने हैं। नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, एंड नंबर 3 ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। एक एक करके तीनों पर काम करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो हम किन वस्तुओं को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो याद करते हैं। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स। तो हम क्या थे? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुल, इंडिगो, sugar, jute, etc. So India become the exporter of raw material like cotton, silk, wool, indigo, sugar, jute, and importer of finished consumer goods such as cotton clothes, silk, and woolen clothes. तो हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ। तो हमारी पहली हेडिंग कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, हम क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे और क्या क्या चीजें इंपोर्ट करते थे का डिक्लेरेशन। तो हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी गुड्स के एंड इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। और हमारी दूसरी हेडिंग का एक्सप्लेनेशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें हम याद कर रहे हैं कि हम किन कंट्रियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। ये भी सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने पीछे भी डिस्कशन करा था। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ब्रिटेन। फिर बोल रहा हूं, more than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain and rest was allowed with other countries like China, Sri Lanka and Iran. पुराने जमाने में बच्चों ईरान को पर्शिया कहा जाता था एंड श्रीलंका को सिलोन। तो कुछ बुक्स में श्रीलंका की जगह और ईरान की जगह पर्सिया एंड सिलोन लिखे हुए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। और चाहे तो आज के नाम चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। तो हिंदुस्तान किन मुल्कों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ India's foreign trade was restricted only to Britain and rest was allowed with other countries like China, Ceylon and Persia, या China, Sri Lanka and Iran. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बच्चों तीसरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियाज wealth. During the British rule, India's export was higher than import. हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा, इंपोर्ट वैल्यू कम, जिसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? एक्सपोर्ट सरप्लस। और इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी बुक्स में नहीं है। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ को लेकर, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर
जिस आदमी ने पुस्तक लिखी उस आदमी का नाम दादा भाई नेरोजी। ये नाम पहले भी आ चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अंग्रेजों के टाइम पर हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पॉवर्टी का डिक्लेरेशन किसने करा? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और दादा भाई नेरोजी। और उन्होंने इसके अलावा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ की पुस्तक भी लिखी। तो इंडियाज वेल्थ कैसे ड्रेन हो रहा है? तो हिंदुस्तान में जितना एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था उसका यूज ब्रिटिशर्स कैसे कर रहे थे? आइए पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड to make payment for the expenses incurred by the offices set up by the British government in Britain. फिर बोल रहा हूं, to make the payment for the expenses incurred by the offices set up by the British government in Britain. तो जितना एक्सपोर्ट सरप्लस था उसको वो हिंदुस्तान से ड्रेन कर कर कहाँ लेके जा रहे थे? ब्रिटेन में। Number two, to meet the expenses on war fought by British government. फिर बोल रहा हूँ, to meet the expenses on war fought by British government. And number three, to import invisible items. तो इस तरह से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट सरप्लस को अंग्रेजों ने ड्रेन कर कर यूज करा और हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सके। तो उसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहली हेडिंग हमने एक्सप्लेन करी, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जिसमें हमने याद करा हम लोग क्या थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरे नंबर पर हमने याद करा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हम किन किन मुल्कों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। हमने याद करा more than 50% of India's foreign trade was restricted only to Britain and rest was allowed with China, Sri Lanka and Iran. श्रीलंका को पुराने जमाने में क्या बोलते थे? सिलोन। और ईरान को क्या बोलते थे पुराने जमाने में? पर्शिया। और हमने तीसरी हेडिंग याद करी, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो यहाँ पर हमने तैयार करा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज export was higher than import, so there was huge export surplus which was used by the British rulers in the following names. Number one, to make payment for the expenses incurred by the offices set up by the British government in Britain. Number two, to meet the expenses on war fought by British government. And last, to import invisible items. तो बच्चों अब हम आज की क्लास के MCQ लेते हैं। The main reason for stagnation in agriculture sector during the British rule was, पुरानी क्लासेस में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है बच्चों की। क्वेश्चनों का आंसर फास्ट लिखते हैं, सही लिखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखें। तो यहाँ सही आंसर है जमींदारी सिस्टम और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। हालांकि चारों ही कारण थे, but the main reason for the stagnation in agriculture sector during the British rule क्या था? Was to introduce land settlement system और जमींदारी सिस्टम, जिसमें हम डिटेल याद कर चुके हैं। जब भी टॉपिक आए मन में रिवाइज करा करें। क्या था? ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार इन द नेम ऑफ लगान, बट दे डिड नथिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल कंडीशन।
हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which industry suffered heavily due to lack of raw material after partition? तो यहाँ बात 1947 की हो रही है। हमारे देश की आज़ादी से एक दिन पहले पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी, जिसके दो टुकड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और फिर अगले दिन 15 अगस्त को भारत की आज़ादी हुई। तो यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर पार्टीशन? चार ऑप्शंस हैं, आंसर लिख दिए आप लोगों ने। बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से काम कर रहे हैं। और जिनको थोड़ी दिक्कत है वो थोड़ा रिवीजन करें, बुक्स लें, उसको पढ़ें, एपिसोड्स को दोबारा सुने। तो यहाँ आंसर है, मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं, जूट इंडस्ट्री। यहाँ बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। तो ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड कर्जन को गवर्नर जनरल एंड वाइसराय बनाकर हिंदुस्तान में भेजा था, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करी, जिसके चलते बंगाल के दो डिवीजन कर दिए, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और ये ईस्ट बंगाल 14 अगस्त 1947 को ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। और यहाँ पर हमारा सारा जूट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, जिसे वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था। तो देश की आजादी के बाद भारत के हिस्से में वेस्ट बंगाल आया, जहां जूट की इंडस्ट्रीज थी, बट उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑफ जूट कहाँ चला गया था? ईस्ट पाकिस्तान में। सो हमारा आंसर आ चुका है, विच इंडस्ट्री सफर्ड हैवीली लॉस ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर पार्टीशन? जूट। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। Which was the most important infrastructure developed during the British rule? चार ऑप्शन पढ़ें और आंसर लिखें। रोड, वाटरवेज, रेलवे, एयरवेज। तो कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, सही है, एक्सीलेंट। यहाँ आंसर है रेलवे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट contribution of British rulers was to introduce railway in India in 1850। तो रेलवे हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई? 1850। एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। यहां मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान से वाटर के रास्ते हम ब्रिटेन में मोर देन 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो हिंदुस्तान का 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो उसके लिए स्वेज कैनाल बनी, और आपको बताना है इस स्वेज कैनाल के बनने से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो गई और अंग्रेजों का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया। ये स्वेज कैनाल कब बनी? ईयर चाहिए, ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखें। स्वेज कैनाल क्या शॉर्टेस्ट रूट था बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, और इसके बनने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया मिनिमाइज हो गया, क्योंकि
अफ्रीका से घूमकर जाने का काम खत्म हो गया और शॉर्टेस्ट वे बन गया सुएज कैनाल के थ्रू। तो ये सुएज कैनाल किस साल में बनी, ये आपको लिखना है। बहुत बढ़िया। 1850, 1869, 1869। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड्स टू, अब पढ़ चुके हैं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से क्या इफेक्ट पड़ा? नंबर 1, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन। नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ अबव। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से हमारे देश के रोजगार खत्म हो गए, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। यहां मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग डिस्कस करा था, जो आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू स्टेट in which all the able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work। वापस आ रहे हैं क्वेश्चन पर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से हमारा प्राइमरी गुड्स रॉ कॉटन हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया एट चीप रेट, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा फिनिश गुड्स को बाउंड टू परचेज इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो आंसर ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which objective did the British intend to achieve through its policy of infrastructural development in India? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ब्रिटिशर्स ने रोड, रेलवे, वाटरवेज, पोर्ट, कम्युनिकेशन पर काम करा। पर्पस इतना ही था कि ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ मैक्सिमाइज किया जा सके। ऑप्शन लिखिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। टू मोबिलाइज द आर्मी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड बनाई का पर्पस था टू मोबिलाइज द आर्मी। द फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, इसके लिए रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया इन 1850। इसके अलावा उन्होंने टेलीग्राफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। एक्सपेंसिव था बट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स टू अचीव थ्रू इट्स पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, आंसर ऑल ऑफ अबव। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। तो बढ़िया काम चल रहा है। आपके कोई साथी जिसने क्लास 10 ना करी हो उसे भी बताएं। व्हाट्सएप पर अपना नाम, सब्जेक्ट लिखकर मैसेज भेज सकते हैं, उनको भी ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और हमारी आने वाली क्लासेस जूम पर होगी, तो बीच बीच में जूम से हम आपकी क्वेरी भी ले सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो जूम डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।